नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका चक्र के बारे में, कोशिका विभाजन हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिका जो होती हैं बहुकोशिकाएं, तो वो जो है जीवन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंडे से होता है और निषेचित अंडा जो है जायगोट बनाता है। ये सारी प्रोसेस होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका विभाजन के जो प्रकार हैं, उसमें नंबर फर्स्ट है हमारे पास समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन या इसको बोल देते हैं सूत्री विभाजन। क्लियर। और समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन जो होता है ये केवल होता है, यह केवल कायिक कोशिकाओं में, यह विभाजन जो है केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। और कायिक कोशिकाएं जो होती हैं पादप कोशिकाएं, और पादप कोशिका जो है, यह विभाजन जो है पादप कोशिका के विभाज्योतक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाएं जो होती हैं या पादप कोशिका के जो विभाज्य उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। समसूत्री का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या जो है समान होती है। इसमें यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। और इसमें जो है, इसमें हम बात करें तो कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में, कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका दो संतति का मतलब है दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और विभाजित हो जाती है वह संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। और इसे जो हम समसूत्री विभाजन कहते हैं या इसे सम विभाजन भी कहा जाता है, इसे सम विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन वो विभाजन है, इसे इंग्लिश में कहेंगे मीटोसिस। मीटोसिस केवल पादप कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिका के विभाज्य उत्तक उनमें होता है। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में एक जनक, जो जनक का मतलब मात्र कोशिका और संतति का मतलब जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है मात्र कोशिका के लगभग समान होती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद जो हम बात करें तो समसूत्री विभाजन जो है उसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। समसूत्री विभाजन जो है उसकी हम बात करें तो समसूत्री विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन जो है उसकी निम्न अवस्थाएं होती हैं। अगर हम बात करें तो पहली
जो अवस्था है वो है अंतरावस्था, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, और इंटरफेज होता है जो दो लगातार कोशिका विभाजन के बीच की स्थिति है। देखिए, इंटरफेज अवस्था जो है दो लगातार कोशिका विभाजनों के बीच की स्थिति को इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं, और इसमें जो है कोशिका समय को विभाजन हेतु तैयार करती है। इस विभाजन में जो है कोशिका जो है समय को विभाजन के लिए तैयार करेगी, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें इस समय कोशिका द्रव व केंद्रक दोनों में सक्रिय उपापचय हो रहा होता है। यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों जो है एक्टिव मेटाबॉलिज्म की क्रिया कर रहे होते हैं इस समय इंटरफेज अवस्था में। दूसरा हम बात करें तो इस समय जो है कोशिका विभाजन हेतु आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण व संग्रह करती है। क्लियर? इस समय जो कोशिका है विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का जो है संग्रह करेगी, संश्लेषण और संग्रह करती है। इसके बाद दूसरी क्रिया अंतरावस्था के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो आता है केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इस अवस्था के अंदर जो है केंद्रक क्या होता है, दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। और केंद्रक विभाजन की जो है चार प्रावस्थाएं होती हैं। इसकी जो है चार प्रावस्थाएं होती हैं। केंद्रक विभाजन जो है इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रक विभाजन की चार प्रावस्थाएं जो हैं और उनको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं केंद्रक विभाजन जो है बी नंबर हमारा था। केंद्रक विभाजन जिसे हमने कहा कैरियोकाइनेसिस, और इसकी जो है चार निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। केंद्रक विभाजन जो है इसकी चार निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है इसकी उसे हम कहते हैं पूर्वावस्था। इस प्रकार से जो है गुणसूत्र होते हैं। पहली अवस्था है पूर्वावस्था। यह हमारा कोशिका है। कोशिका के अंदर जो है गुणसूत्र इस प्रकार से होते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। पूर्वावस्था जो होती है इसे हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन जो है
समसूत्री विभाजन की प्रारंभ अवस्था है। और वास्तविक रूप से समसूत्री विभाजन प्रारंभ पूर्वा अवस्था से ही होता है, यह बात ध्यान रखना है। दूसरा जो है इसमें हम कह सकते हैं गुणसूत्र महीन व स्पष्ट धागे में रूपांतरित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो है महीन होते हैं, पतले और स्पष्ट धागों के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो है यह छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र बन जाते हैं। ये जो धागेनुमा संरचना है, जब केंद्रक द्रव्य जो है सिकुड़ने लगता है तो उसके अंदर जो है गुणसूत्र जो है साइज छोटा हो जाता है और थोड़े मोटे होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। और दूसरा हम बात करें, और पूर्वावस्था जो है इसके अंतिम चरण में, पूर्वावस्था के अंतिम चरण में गुणसूत्र दोनों अर्ध गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाते हैं। लास्ट में जो है गुणसूत्र थोड़े दिखाई देने लग जाते हैं और दोनों अर्ध गुणसूत्र जो हैं, दोनों अर्ध गुणसूत्र सूत्र बिंदु जिसे हम कहते हैं यहां सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं। देखिए ये जो पूर्वावस्था है इसमें गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस स्थान पर गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, सूत्र गुणसूत्र बिंदु या सूत्र बिंदु इसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसमें जो है केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो होती है लुप्त होने लगती है। पूर्वा अवस्था जो होती है कोशिका की, इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में तारककाय, इस अवस्था में जो तारककाय होता है, तारककाय विभाजित होकर दो पुत्री तारक केंद्र बनाता है। तारककाय केवल जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं, लेकिन जंतु कोशिका में भी जो है प्रोफेज की अवस्था होती है तो वहां पे तारककाय विभाजित होकर दो पुत्री तारक केंद्र बनाता है। क्लियर, ये है हमारी पूर्वावस्था। पूर्वावस्था के बाद हम बात करें तो सेकंड अवस्था जो आती है कोशिका विभाजन की, पूर्वा अवस्था के बाद तो वो आती है हमारे पास मध्यावस्था। मध्यावस्था सेकंड अवस्था जो है मध्य अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज मध्य अवस्था। और मध्य अवस्था में क्या होता है, मध्य अवस्था में जो है यहां पर बनेंगे ध्रुव। इस प्रकार से ध्रुवों का निर्माण होता है और ध्रुव जो होते हैं ये इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। क्रोमेटिड जो ये होते हैं यहां पे बनते हैं ध्रुव, और ये जो होते हैं ये होते हैं तरकु रेशे, स्पैंडल फाइबर। ठीक है ना, ध्रुव जो होते हैं
ये हमारे पोल बन गए। पोल जो है, पोल अपनी किरणें छोड़ते हैं जिसके कारण फाइबर रेशे बनते हैं, जिससे गुणसूत्र जो है आपस में अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद मध्य अवस्था जो इसमें जो है प्रत्येक तारक केंद्र से तारक किरणें निकलती हैं, एस्ट्रल रे। प्रत्येक तारक के अंदर जो है उससे तारक किरणें निकली रहती हैं। ये किरणें स्पैंडल फाइबर यानी कि तरकु रेशे का निर्माण करती है। स्पाइंडल फाइबर बनाने का कार्य कौन करती हैं? तारक किरणें। और गुणसूत्र जो है मध्य में हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद जो आती है नेक्स्ट अवस्था हमारी वो होती है, इसके बाद वाली जो है पश्चावस्था। पश्चावस्था के कारण जो है ये जो ध्रुव होते हैं गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे गुणसूत्र जो है इस प्रकार से जो है वी आकार में जो अपने भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं। ये गुणसूत्र जो है इस प्रकार से वी आकार में हो जाते हैं और ये अवस्था होती है पश्चावस्था। देखिए मध्यावस्था तक गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। इसके बाद गुणसूत्र क्या होंगे? तारक तंतु जो है एस्ट्रल रे से इनको खींच लेता है साइड की ओर, जिससे गुणसूत्र सेंट्रोमियर से अलग होकर जो है ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये होते हैं ध्रुव। और ध्रुव की ओर वी आकार इसके ध्रुव की ओर है। बाजू जो होती हैं गुणसूत्र की वो अंदर की ओर होती हैं। पश्चावस्था, पश्चावस्था जिसे हम कहते हैं थर्ड अवस्था, इसे कहते हैं हम एनाफेज। एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था जो होती है इसमें प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर से विभाजित होता है। इसमें हम लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर करके लिख लें, पश्चावस्था, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर से पृथक होता है। सेंट्रोमियर से जो है प्रत्येक गुणसूत्र विभाजित हो जाता है, यानी कि जो इसके जुड़े हुए भाग थे जैसे हमने कहा था क्रोमेटिड, उससे गुणसूत्र अलग हो जाती है और ऐसे गुणसूत्रों को हम कहते हैं पुत्री गुणसूत्र। इसे पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो है उन्हें पुत्री गुणसूत्र कहलाते हैं। और पुत्री गुणसूत्र क्या होते हैं? ध्रुवों की ओर अभिगमन करके तर्क तंतुओं की ओर चले जाते हैं, यह ध्यान रखना है। पुत्री गुणसूत्र जो होते हैं ध्रुवों के खिंचाव के कारण जो है धीरे धीरे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस अवस्था को कहते हैं पश्चावस्था का अभिगमन। इसे हम कहते हैं पश्चावस्था का अभिगमन। अभिगमन का मतलब है गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर जाना। गुणसूत्र जो है ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, यह बात ध्यान रखनी है पश्चावस्था के अंदर। इसके बाद आती है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसकी अंतरावस्था। अंतरावस्था नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अंतरावस्था। अंतरावस्था में जो है इस प्रकार से गुणसूत्र जो है अलग अलग केंद्रक में चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं अंतरावस्था। 4 नंबर जो है अंतरावस्था, जिसे हम कहते हैं टेलोफेज। और टेलोफेज अवस्था जो होती है इसके बाद दो अलग अलग जो हैं
दो नई कोशिकाएं जो है बन जाएंगी। क्लियर। और इन्हीं को कहेंगे हम पुत्री कोशिकाएं। ये होंगी हमारे पास पुत्री कोशिका अंतरावस्था के बाद। अब बात करें हम अंतरावस्था में गुणसूत्र कहां चले गए, किनारों की ओर। इसके बाद क्या होगा, केंद्रक द्रव का विभाजन, केंद्रक विभाजन हो गया, फिर होगा कोशिका द्रव का विभाजन। टेलोफेज अवस्था में क्या हो रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। टेलोफेज अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है, पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर कुंडलित हो जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर जो है कुंडलित हो जाते हैं, जिसे एक जाल सा बनता है, जालिका बनते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का समूह बन जाता है। यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र एक जाल के रूप में यहां पे अपना समूह बना लेगा, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लिखें तो अंतरावस्था में जो है गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रीय आवरण बनता है। इस अवस्था में जो है गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रीय आवरण का परिवर्धन होता है। केंद्रीय आवरण जो है उसका परिवर्धन होता है, यह बात ध्यान रखनी है। और प्रत्येक केंद्रक के अंदर केंद्रिका बनना स्टार्ट हो जाती है। प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका जो है पुण्य, हम क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था, टेलीफेज अवस्था जो है प्रोफेज अवस्था का रिवर्स होती है, ये बात हमने पढ़ी थी कोशिका चक्र में। तो उसमें क्या होती थी, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली लुप्त हुई थी। यहां पे केंद्रिका और केंद्रिका जो है वापिस पुनः प्रकट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये है हमारी जो है समसूत्री विभाजन का केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद सी नंबर जो है वो है हमारे पास कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, इसके बाद हम लिखें तो कोशिका द्रव का विभाजन की बात करें कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है दो विधियों से होता है। जंतु कोशिका में अलग होता है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन अलग विधि से होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोशिका सी नंबर पे कोशिका द्रव विभाजन, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव का विभाजन, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव जो है इसकी दो विधियां होती हैं, दो विधियां द्वारा विभाजन होता है। पहली विधि जो है वो होती है जंतु कोशिका में, जिसे हम कहते हैं विदलन विधि, और इसे कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज मेथड, क्लीवेज मेथड, विदलन विधि, क्लीवेज विधि। इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका के मध्य भाग में एक खांचा बनता है, फारो, जो धीरे धीरे उसको बांट देता है। इसमें हम लिख सकते हैं क्लीवेज विधि में हम क्या कह सकते हैं, जंतु कोशिका के मध्य भाग में खांच, खांच को बोलते हैं फरो। फरो बनती है जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती है, जो धीरे धीरे जो है बढ़ती जाती है, और जिससे
केंद्रीय भाग की ओर बढ़ता है, जिससे जो क्या होता है, एक कोशिका जो है दो कोशिका में बढ़ जाती है, जिससे हम लिखते हैं, जिससे जनक कोशिका दो पुत्री कोशिका में बंट जाती है। हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, ये हमारे पास एक कोशिका है, ये है केंद्रक, और ये है हमारे पास कोशिका द्रव। तो इसके बीच जो है, इसके बाद जो है इस प्रकार से खांचा बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, विदलन। और ये खांचा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो है कोशिका द्रव जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आगे चलेंगे तो ये खांचा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस प्रकार से, और आगे चलकर जो है दो नई कोशिकाएं जो है इस प्रकार से जो है विदलन विधि से हमें प्राप्त होंगी। क्लियर? ये विदलन विधि से इस प्रकार से जो है खांचे के माध्यम से जो है इस प्रकार से जो है एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। दूसरी विधि जो आती है वो होती है कोशिका प्लेट विधि। कोशिका पट्टिका विधि, इसे बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड, इसमें क्या होता है, पादप कोशिका के मध्य भाग में विभिन्न पदार्थ जो होते हैं जमा होते हैं। पादप कोशिका के मध्य भाग में विभिन्न पदार्थ जमा होने लगते हैं। पादप कोशिका के मध्य भाग में विभिन्न पदार्थ जो है जमा होने लगते हैं। यह पट्टिका, ये जो है पट्टिका बनाते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और जो केंद्र को जो है एक प्लेट का निर्माण करते हैं, जो केंद्र, यह पट्टिका केंद्र की ओर बढ़ती है। यह पट्टिका जो है केंद्र की ओर बढ़ती है, और पट्टिका के दोनों ओर सेलुलोज जमा होने से कोशिका भित्ति जो है बन जाती है। कोशिका भित्ति जो है बन जाएगी इस प्रकार से। ये मान लीजिए ये पादप कोशिका है, क्लियर? ये पादप कोशिका है और इसे हम कहते हैं मध्यपटल। मध्यपटल कहेंगे हम, ये बात ध्यान रखनी है। और इसी के बीच हम बात करें नेक्स्ट चरण में, नेक्स्ट चरण में क्या होता है, कोशिका के मध्य भाग में जो है इस प्रकार से जो है ये बनती है कोशिका प्लेट। कोशिका प्लेट बनेगी धीरे धीरे। ये कोशिका प्लेट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो जो एक प्लाज्मोडमेस्टा बना देगी, जिससे एक नई कोशिका का जन्म होगा। इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे जो है बड़ी होती जाएगी। ये बन गया प्लाज्मोडमेस्टा। और प्लाज्मोडमेस्टा हमने पढ़ा था, दो कोशिका की कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने वाली संरचना प्लाज्मोडमेस्टा कहलाती है, जीव द्रव्य तंतु कहलाती है। और इसी का ये भाग होता है मध्यपटल।
इसके बाद जो है कोशिका जो है दो अलग अलग कोशिका भित्ति में बंटकर अलग हो जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखना है, जिससे एक नव कोशिका भित्ति बनेगी। आगे चलेंगे तो ये बन जाएगी नव कोशिका भित्ति। एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और नई कोशिका भित्ति बनते जो है दो कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। देखिए, कोशिका द्रव का विभाजन जंतु कोशिका में क्लीवेज मेथड और पादप कोशिका में जो है सेल प्लेट मेथड से होता है। ये बात ध्यान रखनी, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सेलुलोज जमा होने से प्लाज्मोड में एक्स्ट्रा कोशिका भित्ति बन जाती है और इसमें खांचा जो है धीरे धीरे जो है दो कोशिका को अलग कर देता है। क्लियर, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।